जैन जी, ये है नेपाल का युवा वर्ग जिसने पूरी दुनिया की सरकारों के होश उड़ा दिए। ये वही युवा हैं जिन्होंने नेपाल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और नेपाल के प्रधानमंत्री को विवश किया इस्तीफा देने के लिए। ये है आज के जनरेशन की युवा की ताकत। जो लोग कल तक युवाओं को नाकाबिल, नकारा और बेईमान कह करके बोलते थे, उसी युवा ने नेपाल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। ये होती है युवा ताकत। जब वो अपने असली रंग में आती है, अपने असली जोश में आती है, तो वहां गोलियां, तोप और आपकी मसालें कुछ भी काम नहीं आती है। सरकार की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है युवाओं के जोश के आगे। नेपाल में जिस तरह से युवाओं का तांडव देखने को मिला, मैंने आज तक के इतिहास में न ही कहीं पढ़ा था, न ही कहीं देखा था और न ही कहीं सुना था। जैन जी समुदाय के युवाओं ने नेपाल की सरकार को घुटनों पर तो लाया ही, बल्कि नेपाल के हाई कोर्ट, नेपाल की संसद भवन और वहाँ के टॉप ब्यूरोक्रेट उनके ऑफिसों को जला करके राख के ढेर में बदल दिया और समूचे नेपाल में ऐसा उग्र आंदोलन किया कि सरकार घुटनों पर आ गई और बेवश होगी अपने आप को छोड़ करके अपनी जान बचाने। हमने नेपाल के प्रधानमंत्री सेना की रेस्क्यू के बाद वहां से हेलीकॉप्टर से अपनी फैमिली के साथ अपनी जान बचाते हुए दिखे। नेपाल के युवाओं का, नेपाल के लोगों का जोश इतना जबरदस्त था, उनका आंदोलन इतना जबरदस्त रूप लेकर के रोडों पे निकल पड़ा था कि वहां के जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो अपनी जान बचाने के लिए रोड से दौड़ करके निकल रहे थे। भीड़ ने उन्हें पकड़ा और लात घूंसों की बारिश करते हुए उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा और उनको लहूलुहान कर दिया। वहीं दूसरी ओर नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके घर को भी आग लगा दी गई और उनकी पत्नी को आग के हवाले करके उनको भी जिंदा जला करके मार डाला। अब आप सोच सकते हैं कि नेपाल के लोगों का जो गुस्सा था वो किस तक नेपाल सरकार के ऊपर हावी हो रहा था। वहाँ का जो सिस्टम था, वहाँ की जो पुलिस थी, वो भी अपने हथियार डाल करके चुपचाप देखती रही और वहाँ के जो लोग थे वो लगातार बिल्डिंगों में और गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय बद्री विशाल। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। बने रहिए अंत तक, आपको आज मैं बहुत और सही सटीक जानकारी देने वाला हूं। आखिर नेपाल में इतना गहरा संकट कैसे छा गया? क्यों ऐसे और इतने बड़े लेवल पर नेपाल के अंदर आंदोलन छिड़ा? क्या समझते हैं आप, क्या हुआ होगा? दोस्तों, जिस तरह से खबरें आ रही है कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, उसके बाद नेपाल के लोगों का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उग्र आंदोलन। यह भी है, लेकिन इससे भी बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। 8 सितंबर 2025 को नेपाल के लोग काठमांडू में हजारों की संख्या में अपने घरों से निकल के रोड पर आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। ज्यादातर इस प्रोटेस्ट में 20 से 30 साल के युवा लड़के और लड़कियां होती हैं और ये सारे के सारे जैन जी समुदाय से आते हैं। इस प्रोटेस्ट में स्कूल के बच्चे भी भाग लेते हैं, जो कि अपनी स्कूल ड्रेस के साथ, अपने स्कूल बैग के साथ प्रोटेस्ट में आते हैं और साथ में कॉलेज के युवा लड़के लड़कियां भी इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं। इस प्रोटेस्ट को अमली जामा पहनाने का काम नेपाल की एक संस्था आमी नेपाली, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज की। ये सारे जैन जी समुदाय के लोग हजारों की भीड़ की संख्या के साथ माली मंडल मॉन्यूमेंट से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। मार्च बिल्कुल आपका नॉन वायलेंस और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस बल की तैनाती की गई प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। पुलिस वालों ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल भीड़ के ऊपर शुरू कर दिया। फिर उसके बाद नेपाल पुलिस आंदोलनकारियों के ऊपर कार्रवाई शुरू करती है। फिर ये ही देखने वाला असली मंजर होता है। पुलिस वाले आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और इस कार्रवाई के बाद 20 से ज्यादा आंदोलनकारी मारे जाते हैं और 400 से भी अधिक लोग घायल हो जाते हैं। इस आंदोलनकारी के हिस्से में एक बच्चा भी मारा जाता है जिसकी एज 12 साल होती है। इस तरह की तानाशाही को कोई भी नहीं सहेगा। जैसे ही नेपाल के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, तो और भी अधिक संख्या में लोग सड़कों पर आए और अपना आंदोलन करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद
सारा का सारा कंट्रोल पुलिस वालों के हाथ से निकलता गया और फिर पुलिस वालों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर उसके बाद नेपाल की सेना आगे आती है आंदोलनकारियों को पीछे खदेड़ने के लिए। जिस तरह से पूरे नेपाल के अंदर उग्र रूप में आंदोलनकारी रोडों पर आते हैं, चक्का जाम करते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, उसको देखते हुए नेपाल सरकार कर्फ्यू लगा देती है। देखते देखते शाम के 4 बजे तक कोई भी प्रोटेस्टर आंदोलनकारी रोड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और बड़ी संख्या में हर जगह जमा हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और जहां जो मिलता है उन्हें, चाहे वो नेता का घर हो, चाहे वो कोई सरकारी संस्थान हो, सरकारी पुलिस की गाड़ियां हो, कोई भी जगह उन्हें मिलती वो उसको आग के हवाले कर देते हैं। काठमांडू के अलावा लोग पोखरा, दुर्मंड और मंजूरपुर की जगह और भी सारी जगह पर नेपाल के अंदर आंदोलन शुरू कर देते हैं और लोग बड़ी संख्या में उसके बाद सड़कों में दोबारा आना शुरू कर देते हैं। पहले के मुकाबले अब की बार लोगों की संख्या डबल से भी ज्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं लाखों की संख्या में लोग रोडों पर आ जाते हैं। इस आंदोलन के पीछे एक खबर आती है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने के कारण नेपाल की जनता का ऐसा आंदोलन करना था। लेकिन ये एक भी कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं जिन पर बात करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि नेपाल के अंदर पिछले 15 सालों से भी अधिक टाइम से करप्शन का होना, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार का मिस गवर्नेंस और साथ में नेपोटिज्म सरकार में बैठे हुए नेताओं के कारण होता है। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। 2 नवंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं सभी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था। इसके पीछे लोकल प्रेजेंस होने का कारण भी बताया गया, जिस कारण कि सरकार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीजें, सरकार के खिलाफ गलत चीजें प्रसारण करना या कुछ गलत अफवाहें फैलाना, हेट स्पीच, इन सभी को रोकने का कारण बताया था। साथ में सरकार ने 5 बारी पब्लिक नोटिस भी जारी किए थे। बाद में नेपाल की हाईकोर्ट ने नेपाल की सरकार को जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन सभी पर बैन लगाने की अनुमति दे दी। 28 अगस्त 2025 को नेपाल की सरकार ने 3 सितंबर 2025 तक का सोशल मीडिया ऐप्स को टाइम दिया था, यानी कि 5 दिन की डेडलाइन लास्ट में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स को दी थी कि अगर 3 सितंबर तक सोशल मीडिया ऐप्स ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको नेपाल में पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। जिस तरह से नेपाल में मिनिस्टर के बच्चे विदेशों में रह करके अपनी लविश लाइफ जी रहे हैं, मंत्रियों के बच्चे जो अपनी लविश लाइफ है उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उसको देखते हुए नेपाल के लोग भड़क गए हैं और काफी आक्रोश में हैं। वो मंत्रियों के बच्चों को नेपोटिज्म कह करके हैशटैग लगा करके सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। नेपोटिज्म सोशल मीडिया पर जोर पकड़ता जा रहा है। नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। जैसे ही नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाना शुरू किया, वैसे ही पूरे नेपाल के युवाओं का, नेपाल के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ने लग गया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नेपाल एक टूरिस्ट कंट्री है और वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग टूरिस्ट पर ही निर्भर करते हैं, और जिस कारण उनका जो बिजनेस था सोशल मीडिया से लोगों से अप्रोच करना, सोशल मीडिया के जरिए लोग नेपाल से कनेक्ट रहते थे, वो पूरी तरह से बंद हो गया था। और लोगों के सामने पहले ही करप्शन, बेरोजगारी, गरीबी का और महंगाई का जो मुद्दा था वो 7वें आसमान पर था। अब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी, जिस कारण नेपाल के लोग ज़्यादा संख्या में रोडों पर आकर के आंदोलन करना शुरू किया और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताने लगे। उस आंदोलन में उन्हें जहां भी सरकारी संपत्ति मिली उन्होंने उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और उसको लगातार आग के हवाले डालना शुरू कर दिया। पूरे नेपाल में नेपाल की जनता ने आक्रोश में आकर के पूरी जनता के सैलाब के साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान करना शुरू किया और साथ में सरकार की जो गाड़ियां थी, पुलिस वालों की जो वैन थी, गाड़ियां थी, सबको आग के हवाले कर दिया। साथ में मंत्रियों के परिवार और सरकार में रह रहे मंत्रियों और विपक्षियों सभी पर उन्होंने हल्ला बोल करके आक्रमण किया और एक साथ कई मंत्रियों के घरों को जला डाला।
साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो नेपाल की पूर्व वित्त मंत्री थी, उनकी बीवी को भी, उनकी घरवाली को भी घर में ही कैद करके घर में आग लगा दी थी और जिससे आग से उनकी मृत्यु हो गई। नेपाल सरकार ने जब नेपाल की जनता का उग्र रूप आंदोलन के रूप में सड़कों पर आकर के देखा और देखा कि नेपाल की जनता किसी की नहीं सुन रही, पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसको देखते हुए नेपाल के विपक्ष के नेता हो चाहे सरकार में जो मंत्री हों, सभी ने अंडरग्राउंड करना अपने परिवार के साथ शुरू कर दिया था। उसको देखते हुए नेपाल की सेना ने नेपाल के पीएम ओली को सुरक्षित तरीके से निकाल करके उनका रेस्क्यू किया और उन्हें किसी सेफ जगह पर उनके परिवार के साथ पहुंचा दिया। बाकी बचे जो भी नेपाल के मंत्री थे, नेता थे, नेपाल की जनता ने उनके घरों में अटैक किया, उनके घरों में आग लगा दी, साथ में सरकारी संपत्तियों, होटलों, दुकानों, मॉल, बाजार जो भी उनके सामने आया सभी को क्षतिग्रस्त करते चले गए और सब कुछ आग के हवाले करते चले गए। इस तरह से नेपाल में विद्रोह का जो संकट छाया था, इसी बीच नेपाल की जो पूर्व जस्टिस रही हैं कार्की, उनको राष्ट्रपति ने अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्हें शपथ भी दिला दी है। साथ में हाईकोर्ट के आदेश पर और राष्ट्रपति के आदेश पर 6 महीने के अंदर यानी कि 2026 के अंदर ही नेपाल में एक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराए जाने की मांग हो चुकी है और उसकी डेडलाइन भी फिक्स हो चुकी है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली एक शानदार इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ। तब आप लोगों से लेना होता। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।